Hello everyone, welcome to the competitive knowledge everywhere. So here we are starting with our UPSC journey, first chapter of our Indian polity. So the first chapter belongs to constitution and the constitutionalism. तो ये constitution क्या है and constitutionalism क्या है? तो constitution जो है, it is a legal document that is the fundamental law of the country having a special sanctity. Okay, जो constitution है वो एक legal document है और ये fundamental law है जो हमारे देश को चलाता है और हैविंग अ स्पेशल सैंक्टिटी इसका स्पेशली इसका महत्व है क्योंकि अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक लॉ है और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ स्पेसिफिक लिमिटेशन ऑन दी जनरल स्टेट पावर्स टू प्रिवेंट द एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि ये एक लिमिटेशन है जो हमारे जनरल स्टेट पावर्स को प्रिवेंट करता है। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और या फिर हम स्टेट गवर्नमेंट को देख ले, यहाँ पे जो पावर्स का डिविजन है वो डिवाइड करता है और वो प्रिवेंट करता है कि आर्बिट्रली कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं है कि हाँ मैंने ही डिसाइड किया है और ऐसे ही चलेगा पूरा देश, ऐसा नहीं हो सकता है। सो इट लिमिट्स द द पावर ऑफ आवर गवर्नमेंट और यू कैन से द पावर ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या है? It is the steadfast adherence to the values and the principle enriched in the Constitution of the India. सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ये है कि हम इस पे एकदम खरे उतरे। ये हमारा मतलब ये हमारा मॉरल वैल्यूज होना चाहिए जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। सो द प्रिंसिपल जो भी लिख के दिया हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम अच्छी तरह से फॉलो करें। तो उसको अगर हम अच्छी तरह से फॉलो करते हैं देन वी कैन से वी आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल morality. Then comes the fourth point, that is your concept of the rule of law. यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आता है जो एवी डाइसी जी ने दिया हुआ था। तो इसमें एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर है कि कोई भी अकेला पावरफुल नहीं है, कोई भी अकेला पार्टी पावरफुल नहीं है, कोई भी अकेला गवर्नमेंट पावरफुल नहीं है। इट इज़ इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। हम हर कोई व्यक्ति कानून के सामने इक्वल है। एंड इंडिविजुअल लिबर्टीज, हमारे पास इंडिविजुअली भी बहुत सारे राइट्स दिया गया है एंड हम उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। वेरस अगर हम दूसरे कंट्रीज में देखें तो इस तरीके से नहीं होता है। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ये फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा है दी व्हाट इज़ द डिफरेंस। अभी हम डिस्कस कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में। सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में हम लोग इलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, इट इज़ डन बाय द पीपल। एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। वहाँ पे जो कोई भी जो मिलिट्री बेस है या फिर जो भी है जो पावर में है वही रूल करता है। सेकंड नंबर, हेड ऑफ द स्टेट हैज़ लिमिटेड पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर ही बोलो या फिर आप कोई प्रेसिडेंट ही बोलो, वहाँ पे जो उनके पावर्स है वो भी लिमिटेड है। It is they have to follow all the people, or you can say they have to listen to many majority. Whereas the non-constitutional government, ruler of the country has unlimited powers. वो कुछ भी कर सकता है unlimitedly. सो द स्पेसिफिक टेन्योर फॉर द रूलर जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में है, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, इंडिया एंड पाकिस्तान, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट जो फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नॉन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट देर इज नो रूलिंग लिमिट। मतलब उसका कोई रूलिंग लिमिट नहीं है, कोई कितने भी साल तक रूल कर सकता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ बक्सिनी क्वार्टर एंड स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा। सो ऐसे जगहों में नॉन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है। Where now what is the difference between the written constitution and unwritten constitution? Okay, so हमारा जो constitution है इंडिया का वो written constitution है, whereas for other बहुत सारे जगहों में unwritten constitution भी है। So written constitution is found in legal documents, codified है। जो legal document में पाया जाता है and वो dutifully codified है, मतलब पूरी तरीके से written है and ये
कोडेड है कि हाँ हमें इसे फॉलो करना है एंड हर एक व्यक्ति इसको फॉलो करता है। एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्यूमेंटेड तो है बट वो ड्यूटीफुली कोडिफाइड नहीं है। ड्यूटीफुली कोडिफाइड का मतलब है कि उसमें ड्यूटी दिया गया है, यू हैव टू अबाइड बाय द लॉ। यू आर नॉट अबाइडिंग बाय द रूल ऑफ द लॉ में ले जाया जा सकता है, एंड देन यू हैव टू फॉलो द लीगल प्रोसीजर्स। वेयर एज इन नॉन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये डॉक्यूमेंटेड तो है, जस्ट मुंह से बोला गया है, डॉक्यूमेंटेड है, बट इसमें रिटन कुछ भी नहीं है, वो ड्यूटीफुली कोडिफाइड नहीं है। ओके, सो इट इज लाइक यू डोंट, इट इज नॉट अ ड्यूटी टू फॉलो। और अगर आप पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं पकड़े गए तो भी शायद से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आप कुछ भी अगेंस्ट द लॉ करते हैं तो। सो इट डिपेंड्स ऑन द पावर, लाइक हु इज इन पावर। सेकंड कम्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज वेरी मच प्रिसाइज, डेफिनेट एंड सिस्टमेटिक। प्रिसाइज है, डेफिनेट है, और बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटली अनसिस्टमेटिक है, इनडेफिनेट है, इम्प्रिसाइज है। एंड मोर ओवर, अगर आप चाहो कि ऐसे कंट्रीज में कि आप जाके कंप्लेन करो दैट माई रूल्स और माई राइट्स हैव बीन वायलेटेड, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। इट मे बी एक्सेप्टेड और मे नॉट बी एक्सेप्टेड। वेयरएज अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे यू कैन फाइट इन द कोर्ट ऑल्सो। सो द थर्ड इज result of the consciousness and deliberate efforts. Third one is the written constitution जो है, it is a result of consciousness, like consciousness है, किसी ने सोचा है, समझा है बहुत समय से, उसके बाद deliberately efforts, बहुत लोगों के efforts के साथ वो बना हुआ था। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में है, फ्रांस में है, इंडिया में है। whereas result of historical developments, like unwritten constitution, it is the result of historical development, like history decides, मतलब किस तरीके से डेवलप हुआ है पहले से, उस तरीके से उसके बाद उनका रूल चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। Now, if we talk about the forms of the government, there are two forms of the government, that is your presidential system and then the other one is your parliamentary system. In presidential system, president is the highest authority, and in parliamentary system, we know the prime minister is the highest authority. Firstly, in presidential system, in which the executive is not responsible to the legislature for the policies, acts, and the constitutionally independent of legislature irrespective of the terms of the office. यहाँ पे बोला गया है कि जो एग्जीक्यूटिव है, फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है, और यू कैन से जो पीपल है, जितने भी रूल करने के लिए या फिर पॉलिसीज बनाने के लिए, उनकी तरफ से उनको वो आंसरेबल नहीं होते हैं। Like if he takes a decision, then he is not answerable to these to the legislatures for whatever policies he is making. Okay, so it is independent of the legislature irrespective of the terms of the office। चाहे कुछ भी हो, terms of the office कुछ भी हो, लेकिन वो मतलब वो अगर एक decision लेते हैं and if the other people in the legislatures are not following it, so he is not answerable। it will be मतलब उसको मानना पड़ेगा कि हाँ ये रूल ही है and हमें इसे फॉलो करना है। ठीक है। In parliamentary system, government is the one which is in which the executive is responsible to the legislature for its policies and acts। and यहाँ पे parliamentary system में जो government in the power है, वो जो भी decision लेता है वो legislature के policies, मतलब legislature को answerable होता है। whatever policies he is making or acts, he is answerable to the legislature। if legislatures में जितने भी लोकसभा में लोग बैठे हुए हैं, या फिर whoever is there in decision making, if they make a question or they raise a question, then he is answerable। so the government is answerable to the system। okay, so this is the difference between your presidential system and your parliamentary system। then comes what are the features of these kind of governments, like in presidential system, for example, it is in USA, single executive is the real and nominal just once। तो इन यूएसए जो है वहाँ पे है सिंगल एग्जीक्यूटिव, रियल एंड नॉमिनल जस्ट वंस। तो ये रियल होता है और एक बार ही नॉमिनेटेड होते हैं। एंड डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, फॉर एग्जांपल इन यूके एंड इंडिया, डुअल एग्जीक्यूटिव, रियल एंड नॉमिनल, इसमें भी नॉमिनेटेड होते हैं एंड इट इज ऑल्सो रियल। ओके, एंड दिस इज आई थिंक दो बार उनको नॉमिनेट किया जाता है फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑल्सो। So in USA, for example, in USA, it is the form of the government which does not take responsibility।
none responsibility is there. So responsibility नहीं होता है, वो जो decision लेते वो ले लेते हैं, उनको कोई answerable करना ज़रूरी नहीं है. So in India it's collective responsibility. Okay, collective responsibility है of both the forms of the government, the Lok Sabha and Rajya Sabha, and Article 74 and 75 has to be followed. Here in USA, again, separation of power is also there. Okay, whereas in parliamentary system, fusion of powers is there. In USA, you can say separation of power. That means powers is divided. Whereas here, the fusion of powers, like even if Lok Sabha and Rajya Sabha has different powers, but fusion of powers से ही कोई action लिया जाता है. Okay, दोनों के सहमति के हिसाब से, दोनों हाउस के सहमति के हिसाब से ही कोई भी एक्शन या फिर लॉ बनाया जाता है. देन कम्स हियर द लोअर हाउस हैज फिक्स्ड टर्म्स. यहाँ पे जो यूएसए में है, जो लोअर हाउस है वो फिक्स्ड टर्म्स के लिए होता है. वेयर ये जो इन इंडिया है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस इज पॉसिबल. उसको डिसोल्यूट कर किया जा सकता है इन द मिडल ऑफ द टेन्योर ऑल्सो. ठीक है. इन यूएसए जो लोअर हाउस है वो फिक्स टर्म्स के लिए रहेंगे. उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको डिसोल्यूट नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता. वेरएस इन केस अगर ज़रूरत पड़ा तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस कैन बी पॉसिबल. ठीक है. सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंश्योर्स बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था, इसका मतलब यही है कि जो पावर है वो आर्बिट्ररी एक जन के पास नहीं है. इट इज़ डिवाइडेड एंड इट हैज़ टू फॉलो द रूल्स और द लॉज विच इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्बिट्ररी पावर है ना. ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड है ये डिस्कस करता है कि आर्बिट्ररी पावर नहीं होगा किसी के पास भी. सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, किसी के पास भी आर्बिट्ररी पावर नहीं होता. इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. सो इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर्स बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा विच वॉज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 November 1949. So remember this date is very important. That is year 26 November 1949 and became the effective on 26 January 1950. So it was adopted on 26 November 1941 and effectively it came into rule by 26 January 1950. Okay, so the constitution lays down the framework that demarcates fundamental political code such a structure. ओके. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या दिखा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो किस फ्रेमवर्क के ऊपर बनाया गया है. व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग आउट देयर. सो इट इज डिमार्केट्स द फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड. स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रोसीजर क्या होगा, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वो सब भी लिखा होता है. एंड सेट आउट द फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स क्या है. सो द एवरीथिंग comes under this constitution. So that's the fundamental. So it demarcates structure, procedure, power of the duties of the government institution and set out the fundamental rights जो हम हर एक इंडिविजुअल का है, and even of the directive principles and हमारा जो duties क्या है as citizens. Okay, so all these things comes under the constitutionalism. Okay, so we have discussed this much. Then we will discuss about your features of Indian constitution in the next class. Today I have only start with what is constitutionalism and what is constitution. Okay, इतना ही हमने किया है. We'll do next on the other video. Thank you so much.